बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है शुरू करते हैं इसका जो है लेक्चर 4। और इसमें जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले जो है इसके 5 सवाल जो है हमने मुकम्मल कर लिए थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज से जो है अगर आप सवाल पढ़ें तो सवाल ये है कि प्रूव दैट इफ मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर अल्फा बीटा एंड गामा, then sin square alpha plus cos square beta plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2 प्रूव करना है। तो अगर अल्फा बीटा जो है डायरेक्शन एंगल्स हों तो हमें जो है ये मालूम होता है कि cos square अल्फा ये एक इक्वेशन है जो कि हमेशा सेटिस्फाइड होती है कि cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square gamma इक्वल्स टू 1। और इसमें जो है cos स्क्वायर अल्फा की जगह आइडेंटिटी यूज कर ली 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, चूंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। उस आइडेंटिटी को जब तीनों में यूज करके सिंप्लीफाई किया तो ये सिंपली प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 होता है। ये एक रिजल्ट वैलिड रिजल्ट है कि अगर अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल्स हों तो लाजमी तौर पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 ही होगा। और उससे जो है ये चीज प्रूव कर ली। अब इसके बाद जो है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो दूसरी तरफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है डायरेक्शन एंगल्स दिए गए हैं। If the measure of the two direction angles of a straight lines are 45 degree and 60 degree, find the measure of the third direction angle। तो तीसरा डायरेक्शन एंगल मालूम करना है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है, अगर अल्फा 45 बीटा 60 डिग्री गिवन है तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 में। और इसको जो है फिर जब सिंप्लीफाई किया है तो इसको सिंप्लीफाई करने से cos गामा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/2 के इक्वल आ गई। और फिर इससे जो है गामा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आई। क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही हो सकती या, इसलिए जो है इसकी वैल्यू सिर्फ यही कंसिडर की गई है कि गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये एक जरा थोड़ा सा डिफरेंट सा, थोड़ा सा जो है मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। दो स्ट्रेट लाइंस का जिक्र हो रहा है और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो इक्वेशंस की फॉर्म में दिए गए हैं। ये दोनों इक्वेशंस इक्वेशन 1 और 2 की फॉर्म में दिए गए हैं। और इसमें हमने मालूम करना है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दीज लाइंस। तो इन लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है, क्या होगा। तो ये दो लाइंस 3 अननोन्स में हमें पहले से ही गिवन है और तीसरी इक्वेशन हमें पहले से ही मालूम होती है और वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को जब आपस में मिला के सॉल्व करना है तो इससे जो है एल एम और एन की डिफरेंट वैल्यूज हासिल होंगी। और इसको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो इससे एन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई और एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 के इक्वल आ गई। और फिर इसके बाद इन दोनों ही इक्वेशन को जब ऐड किया है तो इससे एक और इक्वेशन हासिल होगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अब इसके बाद जो है ये जो n की वैल्यूज हैं, सॉरी इसको जो है ये इक्वेशन हासिल की गई है इक्वेशन 1 से। जो है इक्वेशन 1 में से जो है l को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया और m और n को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया।
तो इससे जो है हासिल हो गया L इक्वल्स टू माइनस एम प्लस एम के इक्वल, और m और n जो है इसमें से n की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दी, और इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो इसमें रिप्लेस कर दी। तो इससे जो है हमें l की ये दो मुख्तलिफ वैल्यूज हासिल होंगी। अब ये l और की दोनों वैल्यूज जो है बारी बारी जो है इस इक्वेशन 4 में रिप्लेस करनी है। तो पहले सिर्फ जो है l की एक वैल्यू रिप्लेस करके इसको मुकम्मल करते हैं। एल की ये वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर दी, तो ये माइनस एम माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आ गया। और इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर जो है इसके साथ लिख दिया। और इसको फिर जब सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई, और इन दोनों में से 2m कॉमन आ जाएगा, 2m को कॉमन लिखा तो m प्लस वन ओवर अंडर रूट 1, और m की दो वैल्यूज फिर यहाँ से हासिल होगी, एक m की वैल्यू 0 और दूसरी m की वैल्यू जो है नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हासिल होगी। ये याद रखें कि हम सिर्फ एक जो है l की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये वाली, इसको अभी सॉल्व करेंगे मुकम्मल तौर पे। अब m की ये दोनों वैल्यूज जो है इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो इससे l की वैल्यू हासिल होगी। जब m की वैल्यू 0 इसमें पुट की तो m की वैल्यू नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हासिल होगी, और जब m की ये वैल्यू इसी में रिप्लेस की तो इससे l की वैल्यू 0 हासिल होगी। तो ये मुकम्मल होगी इसकी वैल्यूज जो है, यानी कि l की वैल्यू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट 2 है, इसके लिए m की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू जो है हमने जो यूज की थी वो पॉजिटिव 1 ओवर अंडर रूट 2 थी। और इसी तरह से जो है l की जो दूसरी वैल्यू हासिल हुई है वो थी 0, और इसके लिए m की वैल्यू जो है नेगेटिव 1 ओवर अंडर रूट 3 थी, जबकि n की वैल्यू पॉजिटिव 1 ओवर अंडर रूट 2 ही है जो हमने पहले यूज की थी। अब इसके बाद जो है ये दूसरी जो है l की वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने एल की ये वैल्यू जो है ये भी क्वेश्चन 4 में दोबारा से रिप्लेस कर दी। पहले जो है वो दूसरी ये वैल्यू यूज की थी, अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में रिप्लेस करेंगे, तो एल का स्क्वायर आ गया प्लस एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। और इसको भी जब सिंप्लीफाई किया तो इससे भी जो है एम की ये दो वैल्यूज हासिल होगी, और एम की एक वैल्यू 0 हासिल हुई। मैं ज़रा इसको जो है फिर और शेयर कर लूँ, ये इस पे ये सवाल मुकम्मल हो गए थे। जी, ये m की वैल्यू जो है पहले जो है हम इस पे ये क्वेश्चन हासिल हुई थी, अब इसके बाद जो है ये इससे वैल्यूज आ गई m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 1/√2। अब ये m की दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस की हैं, जो हमने ये इसमें सब्स्टिट्यूट की थी, ये वाली इक्वेशन l इक्वल्स टू माइनस एम प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट 2 में जो है m की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, जो m की ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम हुई हैं। तो वो जब यूज की हैं इसमें तो l की वैल्यू एक 1/√2 आ गई, और एक l की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो इससे हमें टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हमें हासिल हो गए। ये एक ये डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हुए हैं, और एक दूसरे ये हासिल हुए हैं। याद रखना है कि इन वैल्यूज को आपने अलग अलग रखना है। ये वैल्यू एक इस इक्वेशन के लिए थी, और एक वैल्यू जो है फिर इस इक्वेशन के लिए थी। ये वाली इक्वेशन एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो इससे जो है हमें ये दो सेट्स जो है हासिल हो गए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो उसका ये फार्मूला है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फार्मूला जो है ये मैं पहले जो है आपको शेयर कर चुका हूँ।
शुरू में जो है इसके फार्मूला जो है ये लिखा था, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर मालूम करना हो तो cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एंगल मालूम करने के लिए हमें इसके या तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस हो तो यही यूज कर लेंगे। तो अब इसको जो है हम यूज करते हैं इस फार्मूले में। L1 ये वैल्यू दोनों यूज की हैं इसमें, तो इससे जो है ये सेट हमें हासिल हो गया। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गई, और ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की या पाई बाई 3 की। तो फिर इससे जो है हमें ये मालूम हो गया कि ये थीटा जो है इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल 60 डिग्री के इक्वल है। तो चाहे ये सेट यूज करें या ये सेट यूज करें, दोनों सूरतों में एंगल यही आएगा, सेम ही एंगल आता है, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई होके जीरो, ये आपस में मल्टीप्लाई होके जीरो, और सिर्फ इन दोनों से वैल्यूज आएंगी। तो इन दोनों से 1/2 ही आता है, और एंगल जो है इन लाइंस के दरमियान एंगल 60 डिग्री ही आएगा। तो इससे मतलब कोई सवाल अगर किसी ने पूछना है। सर ये n की दो वैल्यूज निकाली है हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों पुट करेंगे फर्दर। हाँ जी, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, आपने इनके सेट्स को अलग अलग रखना है, सेट जो है वो मिक्स ना हो जाए। ये जो इक्वेशन हमने पहले यूज की थी, ये याद रखें जी जी। मैं दोबारा से आपको जो है यहाँ से दिखाता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो आपस में ना। ये आपको पता है एक बार ये इक्वेशन यूज की थी एल की, और एक बार ये यूज की थी, तो इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज हासिल हुई हैं। तो इन डिफरेंट वैल्यूज को आपने अलग अलग रखना है। जब आप इन डिफरेंट वैल्यूज को अलग अलग रखते हैं तो फिर ये दो सेट हासिल होते हैं। ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। इसको इसको नहीं यूज किया जा सकता, इसको इसके साथ यूज करेंगे और इसको इसके साथ यूज किया जाएगा, तो तब जो है ये एंगल मालूम होगा इसके दरमियान। सही है। ठीक है, ये बात खास तौर पे जहन में रखनी है कि आपने इनको जो है अलग अलग जो है रखना है, कहीं मिक्स ना हो जाए एक दूसरे के साथ कि फिर एंगल की वैल्यू डिफरेंट आ जाए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको मुश्किल हो तो फिर मुझसे जो है डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम। स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मालूम करनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म, और फिर इसके बाद जो है चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। तीन चीजें मालूम करनी है इसमें, लाइंस की इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म, और फिर इसके बाद जो है अगर के चेक करना है कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती, और तीसरी जो है ये इसमें मालूम करना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ये दो लाइंस पे, एक लाइन पे दो पॉइंट्स और दूसरी लाइन पे भी दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स आर गिवन। तो अब हम जो है इससे सिमेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। वो आपको पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। और याद रखें कि x1 इस पॉइंट को और दूसरी लाइन के लिए इस पॉइंट को यूज किया जाएगा, x1 y1 के लिए जो है और z1 के लिए, ये दोनों पॉइंट अलग अलग जो है लाइन के लिए यूज होंगे। तो x माइनस x1 ये 2, y माइनस y1 ये 1, और z माइनस z1 और ये 3 यूज किया है। और नीचे जो है x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2, और फिर 2 -1 और -4 -3 यहाँ पर यूज किया इक्वल्स टू t, और इसको सिंप्लीफाई किया तो लाइन L जो है इन सिमेट्रिक फॉर्म हासिल होगी। और इसी तरह से जो है फिर हम लाइन M की इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो ये इसको जो है S के इक्वल सपोज कर लिया, S और T जो है ये सम कांस्टेंट्स हैं, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है इसकी जो है। फिर ये ऊपर तो समझ नहीं आया सवाल शुरू से, और डिस्कनेक्ट होता है इस वजह से। जिस
बच्चे आप सवाल जो है किताब से भी पढ़ा करें, सब किताब को खोला करें, उसमें देखें सवाल जो है लिखा हुआ है कि ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं एक लाइन पे और दूसरी लाइन पे भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहले इसकी सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करनी है। तो सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है, ये तो पता है ना आपको सिमेट्रिक फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म में। ये मैं आपको दोबारा से यस सर, यस सर। दिखा देता हूँ शुरू से जो है। ये बिल्कुल शुरू में जो पढ़ी थी ये वाली फॉर्म जो है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 जो है। तो इसमें जो है x1 x2 ये वैल्यू जो है इसमें यूज की है, x1 y1 z1 की और x2 y2 z2 की। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। और दूसरी लाइन के लिए ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो इन दोनों से जो है ये लाइन की इक्वेशन हासिल कर ली है पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है। इसको t के इक्वल जो है सपोज किया है और इसको s के इक्वल सपोज किया है। अब इसमें जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा से जो है इस फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी ये सिमेट्रिक फॉर्म थी, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है इसकी। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी मदद से मालूम होगी। ये x माइनस, सॉरी ये पिछली एक्सरसाइज में था, ये इसमें जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है x माइनस x इक्वल्स टू x1 प्लस ए टी, y इक्वल्स टू y1 प्लस बी टी एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस सी टी जो है इसमें रिप्लेस करके भी इन इक्वेशंस को हासिल किया जा सकता है। और अगर इससे हासिल करना हो तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दूसरी तरफ, तो x माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 3t आ जाएगा और 2 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 3t आ जाएगा। और इसी तरह से ये सारी मालूम कर ली और ये इससे मालूम कर ली। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी जो है लाइन की हासिल हो गई। अब इसके बाद इस सवाल का अगला हिस्सा था कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती। ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी अगर इनकी ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व की जा सकती हों। अगर इन इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस हो तो फिर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर इनका जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन ना हो तो फिर ये सॉल्व नहीं करती। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कॉमन सॉल्यूशन इनका जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन जो है इसका ऐसे मालूम करेंगे कि इन दोनों को x के इक्वल लिख दिया, y को y के इक्वल लिख दिया और z को z के इक्वल लिख दिया। अब पहली दो इक्वेशंस को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, और इनको सॉल्व करने से हम t और s की वैल्यूज मालूम करेंगे। जब t और s की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी वो वैल्यू फिर तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसको हमने सॉल्व नहीं किया। तो अगर वो इसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं, और फिर हम इससे जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम कर सकेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया है कि इन इक्वेशन को जो है इक्वेशन 2 को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि t जो है इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएं, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। और जब ऐड किया तो फिर इससे जो है s की वैल्यू आ गई और s इक्वल्स टू माइनस 3/4 आ गया। और फिर ये s की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दी, 1 में कर दें या 2 में कर दें, किसी भी एक में भी रिप्लेस करके, और इसको कैलकुलेट किया तो इससे t की वैल्यू भी हासिल होगी -9/4। तो s की वैल्यू -3/4 हासिल हुई और t की वैल्यू जो है -9/4 हासिल होगी। अब ये वैल्यू जो है s और t की उस तीसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया। तो तीसरी इक्वेशन ये थी 3 - 7t इक्वल्स टू -2 + 5s। तो इसमें t की वैल्यू और s की वैल्यू रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई किया तो 75 इज नॉट इक्वल टू -23 आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई,
इसका मतलब एस और टी की वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, और इससे फिर हम कहेंगे कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती, चूंकि इनके जो है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। जी, इससे मतलब कोई सवाल किसी ने पूछना है मुझे? किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल है? नो सर। जी, इसके बाद जो है अगले तीनों सवाल इसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह के ही है, लेकिन उसकी फॉर्म मुख्तलिफ दी गई है, और इसको पहले आपने सिमेट्रिक फॉर्म में तब्दील करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख ले जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पॉइंट दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है। तो इससे जो है हमने ये सिमेट्रिक फॉर्म हासिल करनी है। तो ये x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c को यूज किया है। तो इसको यूज करके ये इक्वेशन आ गई, और इसको यूज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी दूसरी, और इसको t के इक्वल और इसको s के इक्वल सपोज करके इसकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म हासिल कर ली हमने। और फिर कहेंगे कि ये अगर इन दोनों की ये इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन रखती हो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो, तो फिर जो है ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज जो है ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए भी जो है क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया गया है टी और एस की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इसमें टी की वैल्यू मालूम की है, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू मालूम करने के बाद टी की वैल्यू -1, एस की वैल्यू -1 आई, वो इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर दी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर इक्वल ना आए तो इसका मतलब है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। और फिर इसके बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए हम ये t की वैल्यू या s की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक पे रिप्लेस कर देंगे। इसमें रिप्लेस कर दें तब भी वही पॉइंट आएगा, और इसमें रिप्लेस कर दें तब भी वही पॉइंट आएगा। अगर दोनों से पॉइंट एक ही आता है तो तभी हम इनको कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है, और उस सॉल्यूशन को साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो दोनों सर से एक ही पॉइंट आना चाहिए। जी जी सर, ये 6 में जो इक्वेशंस बनी हैं इनमें से किसी पे भी अगर हम पुट करते हैं तो ये इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही होगा, तो दोनों से एक ही पॉइंट आना चाहिए। ये कंफर्म ठीक भी है। हो जाएगा कि हमने वाकई सही हल किया है सवाल, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होनी चाहिए, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है। ठीक है, कोई सही हो गया। कोई किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछना इससे रिलेटेड? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो है ये सेम थे। ठीक है, तो अब मैं जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है हल करता हूँ, और वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। गिवन लाइन से जो है पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि इस सवाल में पॉइंट दिया गया है और लाइन की इक्वेशन दी गई है। हम इसके लिए यूज करेंगे ये वाला फार्मूला जो है कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। याद रखें कि ये पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस होता है ये हमेशा या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहते हैं। किसी भी पॉइंट का लाइन से या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और उसको मालूम करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है AP क्रॉस प्रोडक्ट D। ये क्रॉस जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट का है, दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर D जो है। लेकिन एक बात जिस जहन में रहे, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है,
ये इस पे मॉड यूज होना चाहिए था। यहाँ पर ए पी क्रॉस डी का मॉड है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगी। अभी हम सवाल में देख लेंगे, यहाँ पर गलती रह हो गई है लिखते वक्त, जो है कि यहाँ पर मॉड लिखा होना चाहिए था। और अब हम जो है इसको यूज करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 में। ये x1 y1 z1 की वैल्यू है, ये सॉरी ये गिवन पॉइंट है। और अब अगर हम इसको ये लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करें पैरामीटर फॉर्म में, तो पैरामीटर फॉर्म क्या होती है, x1 प्लस ए टी, y1 प्लस बी टी और z1 प्लस सी टी। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो इसके मुताबिक x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 3 और z1 इक्वल्स टू -2 आया। तो ये पॉइंट ए हासिल हो गया। पी पॉइंट पहले से गिवन था, तो लाइन से हमने जो पॉइंट हासिल किया है उस पॉइंट को हम जो है ए पॉइंट कहेंगे। हेयर ए पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज एज, और इसको हमने ये पहले जैसे हासिल किया है इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए। फिर इसके साथ जब कंपेयर किया तो इससे ए बी की वैल्यू भी हासिल होगी। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -2 एंड सी इक्वल्स टू और सी इक्वल टू +2 इससे हासिल होगी इसकी वैल्यू जो। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू +2 जो है यहाँ से हासिल की है इसके साथ कंपेयर करके। तो अब उस फार्मूले के मुताबिक जो है ये फार्मूला हमने चूंकि ये यूज करना है, तो हमें ए पी चाहिए होगा, बी चाहिए होगा और इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होगी और क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो पहले हम बी तो मालूम हो गया हमें, ये सिर्फ पैरामीटर इक्वेशन से जो है इसको कंपेयर करने से बी की वैल्यू हासिल हो गई। फिर इसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जो है ये इसकी वैल्यू भी हासिल होगी। चाहिए जो वेक्टर बी है इसको आप डी भी कह सकते हैं, इस वेक्टर को बी का नाम भी दिया जा सकता है, कोई भी नाम रख ले, ये इससे फर्क नहीं पड़ता जो है कि इसका क्या नाम रखा हुआ है। या ये इसमें जो है इसका नाम डी था, आप इसको डी भी यूज कर सकते हैं और बी भी। जीवित सर मैंने कहा ये जो बी और डी आएगा, ये जो टी के साथ उसका जो कांस्टेंट होगा वो वहां से आएगा, जिस हाँ जी, तरह एक्स। जी जी ये जी इसके साथ कंपेयर करेंगे ना इसको, जी जी ठीक होगा। ये इसको जो है जब इसके साथ कंपेयर किया है तो x1 की वैल्यू 1 आई है और a की वैल्यू जी 1 जी नहीं है, t का कोएफिशिएंट चूंकि 1 है ना, जबकि इसमें जी t जी का कोएफिशिएंट -2 है और इसमें जो है जी t का कोएफिशिएंट +2 है। तो इसलिए जो है ठीक। इसकी वैल्यू यहाँ पर जब रखी है तो वो ये वैल्यू आ गई 1, -2 और 2, और इसी का स्क्वायर ये करके ऐड करके मैग्नीट्यूड अंडर रूट स्क्वायर रूट लिया है तो इसका, तो इसकी वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो है ये 3 के इक्वल आई। अब ए पॉइंट ये था और बी ये पॉइंट है, तो इससे जो है वेक्टर ए पी मालूम किया है। आपको मालूम होना चाहिए जब वेक्टर मालूम करेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने हैं, उसमें से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सर। 3 - 1 -2 -3 और 1 -2 इसको जो है जब लिखा है तो इससे ये वेक्टर हासिल हो गया, एपी वेक्टर हासिल हो गया। और फिर इसके बाद जो है एपी वेक्टर का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से मालूम करते हैं। आई जे के साथ इसको जो है मैंने लिखा है आई जे और ये के लिखा। ए की वैल्यू जो है ये पहले ए पी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी 2 -5 और 3, और फिर इसके बाद इसमें बी की वैल्यूज जो है हमने रिप्लेस की और इसकी वैल्यूज थी 1 -2 और 2 इसमें रिप्लेस कर दी, तो वो यहाँ पर ये लिखी गई। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 और ये +6, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 -3 यहाँ पर लिखा और ये -4 +5 लिखा, तो ये के साथ लिख दिया। तो ये हमें वेक्टर हासिल हो गया। और फिर रिक्वायर्ड डिस्टेंस मालूम करना हो तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो ए पी क्रॉस बी वेक्टर जो मालूम किया था उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर कि ये मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। तो इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा,
तो ये स्क्वायर रूट 18 के इक्वल आई डिवाइडेड बाई 3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो इससे जो है ये लाइन का डिस्टेंस इससे हमें मालूम हो गया, सॉरी पॉइंट का जो है लाइन से डिस्टेंस मालूम हो गया कि ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आए। जी बच्चे, कोई सवाल हो इससे रिलेटेड या जो आज पढ़ा है इससे मतलब कोई भी किसी का कोई सवाल है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। जी ये वाला क्लियर है। आप जो है अभी पढ़ते रहें, अब कभी थोड़ा से हालात बेहतर हो तो हम कोई एक दिन जो है रख लेंगे कॉलेज में भी जो है, ताकि हम कॉलेज में आके जो है जो आमने सामने हो के भी कोई हमारे क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल हैं, उनको भी हम किसी दिन जो है देख ले, एड्रेस कर लें कि समझने के कैसे कैसे इनको हल किया जा सकता है। जी ठीक जी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये एक अरबाब ने जो है मुझसे जो है पूछा था, ये नेट पे कहा था, मैंने उसको जो है वो मेल भी किया था। लेक्चर जो है 1 जो है उसको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल थी इन पॉइंट्स के जो है, तो ये मैं इसको दोबारा से जो है आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पेपर्ड आर ए बी सी show that the angle between the four diagonals are given by this। ए बी सी जो है ये पैरेलल पेपर्ड है। पैरेलल पेपर्ड जो है आप इसको एक बॉक्स के तौर पे, ये जो कमरा है हमारा ये पैरेलल पेपर्ड के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। कमरे में तो जो है अगरचे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेलल पेपर्ड में कोई जरूरी नहीं होता कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, सॉरी पैरेलल तो होनी चाहिए। दोबारा से जब बताता हूँ कि पैरेललोग्राम में या पैरेलल पेपर्ड में अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन एंगल 90 का होना उनके दरमियान कोई जरूरी नहीं है, दो एडजेसेंट जो है साइड्स के दरमियान। तो अगर वो भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बन जाती है, जबकि ये जो पैरेलल पेपर्ड है ये बॉक्स बन जाती है। बॉक्स में इनके दरमियान एंगल 90 का होना भी जरूरी होता है प्लेन्स के दरमियान, जबकि पैरेलल पेपर्ड में जो है इनके दरमियान एंगल 90 का होना जरूरी नहीं है। तो हम इसको जो है बॉक्स को भी पैरेलल पेपर्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पैरेलल पेपर्ड का जिक्र है जिसके एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ जो है ए के इक्वल है, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ बी के इक्वल है, और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ जो है सी के इक्वल है। अरबाब खास तौर पे आप जो है इसको जो है समझिएगा, ये जी सर समझ रहा हूँ। ये अगर हम ओरिजिन पे कंसिडर करें, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, तो इसलिए उसको समझने से पहले आपने पहले इसको समझना है, सवाल को जो है। ये शायद सवाल जो है आज मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं इसके जो है ये फिगर आपको जो है फिर दोबारा से समझा रहा हूँ। फिर सवाल जो है नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में देख लेंगे कि कैसे हल होगा। चाहे ये अगर ओरिजिन पे हम कंसिडर करें तो हम एक्स, चूंकि इसकी लेंथ जो है पैरेलल पेपर्ड की ए के इक्वल दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर ए के कोऑर्डिनेट्स इसके मुताबिक a0 0 बनेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? जी सर। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा कोई भी पॉइंट हो उसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू नॉन जीरो होगी, बाकी तमाम वैल्यूज जो है एक्स और जेड की वैल्यू 0 होगी। जबकि जेड एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, बाकी एक्स और वाई की वैल्यू जो है 0 होगी। और अब फिर ये बनती है एक्स और वाई से मिलके एक्स वाई प्लेन। ये सारी प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, और ये सारी प्लेन जो है ये वाई जेड प्लेन है, और ये सारी प्लेन जो है ये जेड एक्स प्लेन है। तीन प्लेन्स हैं जो हमारे सामने हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। तो जो एक्स वाई प्लेन होती है इसमें जेड कोऑर्डिनेट सब पॉइंट्स का सेम होना चाहिए। तो इसमें जो है जेड कोऑर्डिनेट 0 है
चूंकि ये गिवन पॉइंट है तो इसलिए जो है बाकी तमाम पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। और ये प्लेन चूंकि zx प्लेन है तो zx प्लेन में y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। zx प्लेन में y कोऑर्डिनेट, तो zx प्लेन में y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो इसलिए इन तमाम पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये ओ ए बी डैश सी जो है प्लेन, इसमें तमाम पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसके बाद जो है ये YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है ओ बी ए डैश सी जो है, और इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। चूंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तमाम पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट इसमें 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? ये जी सर। अरबाब, इसमें कोई सवाल पूछना है आपने? नो सर, क्लियर है। जी क्लियर है। तो इसी से जो है अब आप उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फिर मैं किसी और लेक्चर में, उस लेक्चर को आप दोबारा, मैंने आपको सेंड किया था, मेल किया था, आप उसको चेक कर लीजिएगा और सही सर। उसमें जो है सुनिएगा। ना समझ आई तो फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा उससे मुताल्लिक जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि इसके डायगोनल्स के दरमियान एंगल हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो इस फिगर में जो है 4 डायगोनल्स हैं। वर्सेस ये दिए गए हैं ओ डैश ए डैश बी डैश और सी डैश, और इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और डायगोनल ये 4 बनते हैं, ओ डैश ए डैश बी डैश और सी डैश जो है ये 4 डायगोनल्स हैं। और 4 डायगोनल चूंकि लाइंस होती हैं तो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने का फार्मूला जो है ये मैंने आपको शुरू में बताया था। ये cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो हमें इसके जो है कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, सॉरी, हमें इसके डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मालूम करते हैं हम पिछले सवालों में जो है देख चुके हैं। पहले हमने ओ डैश वेक्टर मालूम किया, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया, a -0